नमस्ते इंडिया। मैं आपका दोस्त केएनआर हाजिर हूँ आपके सामने एक और हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा फ्राइडे द 13 पार्ट 5 को, जिसका ऑफिशियल टाइटल है फ्राइडे द 13 ए न्यू बिगनिंग। फ्राइडे द 13 पार्ट 4 पर ऑडियंस ने काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन दिया था, मगर बॉक्स ऑफिस पर यह पार्ट ब्लॉकबस्टर रहा था। यही वजह है कि ऑडियंस से इतना नेगेटिव रिएक्शन मिलने के बावजूद भी स्टूडियो ने इसका अगला पार्ट बना ही डाला। तो जैसे कि ऑलरेडी पिछले पार्ट में मैंने आपको बता दिया था, टॉमी इस पार्ट में आपको टीनेजर के रूप में दिखाया जाएगा। आपकी तरह मैं भी कंफ्यूज हूँ कि जेसन इस पार्ट में दिखाया जाएगा या नहीं। ये जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। एंड वीडियो के एंड में हम आपको मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टेड फैक्ट भी समझाएंगे। सो गाइस, जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमें आपकी मोटिवेशन और आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले फटाफट। बिना ज़्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्ट होते ही जोरदार बारिश दिखाई जाती है। सडनली हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कोई और नहीं टॉमी होता है। वो कुछ दूर चलने के बाद एक जगह खड़ा हो जाता है। ये वही जगह होती है जहां जेसन की बॉडी को दफनाया गया था। तभी टॉमी को कुछ लोग वहां आते दिखाई देते हैं एंड टॉमी झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। वहां दो लोग आते हैं जिन पर जेसन का फेस देखने का जुनून सवार होता है एंड वो फावरे से जेसन की कवर खोदने लगते हैं एंड उसके कफिन को ओपन कर देते हैं। वो जेसन की बॉडी को देखते हैं जो अब डिकम्पोज हो रही थी। जेसन का फेस उसके आइकॉनिक हॉकी मार्क से कवर होता है एंड उसके हाथ में एक मसेटे भी होता है। वो दोनों उसे देख ही रहे होते हैं। अचानक जेसन जिंदा हो जाता है और एक शख्स के पेट में मसेटे घुसा देता है एंड दूसरे की गर्दन में स्क्रू ड्राइवर घुसाकर उसे भी मार देता है। जेसन कफिन से बाहर आ जाता है और उसकी नज़र टॉमी पर पड़ती है। टॉमी ये सब देखकर शॉक हो गया था। जेसन मसेटे उठाकर मारने ही वाला होता है, तभी टॉमी की आंख खुल जाती है। यानी अब तक हमें जो दिखाया गया था वो टॉमी का सपना होता है। जेसन को मारने के बाद टॉमी मेंटली वीक हो गया था एंड उसे जेसन से रिलेटिव भयानक सपने आया करते हैं। टॉमी, जिसे अब टीनेजर के रूप में दिखाया गया है, वो बहुत से साइकाइट्रिस्ट से अपना इलाज करवाता है, मगर उसको भयानक सपने आने बंद नहीं होते। इसलिए जेसन को अब मेंटल इंस्टीट्यूट फाइन आर्ट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पैम उसका वेलकम करती है, जो फाइन आर्ट्स में असिस्टेंट डायरेक्टर है। पैम उसे डॉक्टर मेड तक ले जाती है। यहाँ हम देखते हैं टॉमी को ज़्यादा बात करना पसंद नहीं होता। वो सिर्फ अपने आप में ही मगन रहता है। मैट टॉमी से कहता है, यहाँ तुम्हारी थेरेपी बिल्कुल अलग होगी, तुम अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हो। ये कहकर मैट टॉमी को उसके रूम में भेज देता है। रूम में रेजी नाम का लड़का उसे एक नकली स्पाइडर से डरा देता है। तभी टॉमी अपना मॉन्स्टर मास्क पहन लेता है, जिसे देखकर रेजी की फट जाती है। रेजी इस बात से अनजान था कि टॉमी बचपन में ही एक हैवान को मार चुका है। टॉमी अपने साथ बहुत से मॉन्स्टर मास्क लाया होता है। रेजी बताता है वो यहाँ सिर्फ घूमने आया है बिकॉज उसके ग्रैंडपा यहाँ के कुक हैं। आगे हमें और भी टीनेजर्स दिखाए जाते हैं। सडनली टीनेजर्स की नेबर एथिन को दिखाया जाता है, जो अपने साथ पुलिस को लाए होती है। वो एडी और टीना की कंप्लेन करती है बिकॉज वो उसके सामने जंगल में घपाघप किया करते हैं। पुलिस ऑफिसर उन दोनों को वार्निंग देकर चला जाता है। इसके बाद हमें विक दिखाया जाता है, जो कुल्हाड़ी से लकड़ी फाड़ रहा होता है। विक भी यहाँ एक पेशेंट था और इसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। सडनली जॉय वहाँ आकर विक को परेशान करने लगता है। विक जॉय को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन जॉय उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है। विक बहुत एंग्री हो जाता है और कुल्हाड़ी से जॉय को ही काट देता है। इसके बाद ऑफिसर विक को अरेस्ट कर लेता है और दो पैरामेडिक वहां से जॉय की बॉडी ले जाते हैं। आगे हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जिनकी कार खराब हो जाती है। तभी एक अनजान शख्स उन दोनों को मार देता है। अब ये कौन है जो लोगों को मार रहा है, बिकॉज जेसन तो ऑलरेडी मारा जा चुका है। ये किलर कौन है ये तो आगे ही पता चलेगा। यहाँ टॉमी को जेसन खुली आंखों से भी दिखाई देने लगता है। रेजी सबको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। तभी एक टीनेजर मॉन्स्टर मास्क पहनकर टॉमी को डरा देता है, जिसके जवाब में टॉमी उसे धोबी पछाड़ लगा देता है। मेड आकर टॉमी को शांत कराता है। उधर वो अनजान किलर एक वेट्रेस और उसके बॉयफ्रेंड को मार देता है। पुलिस ऑफिसर सोचता है कहीं ये किल जेसन ने तो नहीं किए, लेकिन जेसन तो कब का मर चुका है। सो गाइज, लेट स्टार्ट हुलुलुलु। उधर मना करने के बाद भी एडी एंड टीना जंगल में पहुंच जाते हैं एंड चादर बिछाकर भरपूर मेहनत करने लगते हैं। जोफ्री नाम का शख्स बड़ी शिद्दत से उन्हें देख रहा होता है। तभी किलर उसे मार देता है।
टीना जब अकेली होती है तो किलर उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देता है। थोड़े टाइम बाद एडी भी वहाँ आ जाता है। किलर एक बेल्ट की मदद से उसे भी खत्म कर देता है। उधर रेजी अपने ब्रदर डेमन से मिलने जा रहा होता है एंड वो टॉमी और पैम को भी अपने साथ ले जाता है। पैम एंड रेजी वहाँ पहुंचकर डेमन से बातें करने लगते हैं एंड टॉमी बाहर ही खड़ा रहता है जहाँ उसे एथिन के सर मिलते हैं जो टॉमी को परेशान करने लगते हैं। टॉमी को गुस्सा आ जाता है एंड वो उससे हाथापाई करने लगता है और कई पंच भी जड़ देता है। पैम आकर टॉमी को रोकती है। सडनली टॉमी जंगल की तरफ भाग जाता है। पैम एंड रेजी भी वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद किलर डेमन और उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार देता है एंड वो एथिन के टीचर का सर भी धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद वो एथिन को भी मार देता है। पैम वापस पाइन आर्ट्स पहुंच जाती है एंड उसे पता चलता है एडी, टीना मेड एंड रेजी के ग्रैंडफादर यहाँ से गायब हैं। पैम गाड़ी लेकर उन्हें ढूंढने निकल जाती है। इधर किलर टीनेजर्स के हाउस में घुस जाता है। आगे वो जैक के फेस पे मसेटे से वार करता है एंड वेलेट की गर्दन पकड़कर मसेटे उसके पेट में बढ़ा देता है और रॉबिन का गला दबाकर उसे भी मार देता है। अब हाउस में सिर्फ रेजी ही बचा था। उधर पैम की गाड़ी खराब हो जाती है जिसकी वजह से वो वापस घर की तरफ आ जाती है जहां उसे सिर्फ रेजी दिखाई देता है। बहुत ढूंढने के बाद बाकी टीनेजर्स की बॉडी उन्हें एक रूम में मिल जाती है। ये देख के वो डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी किलर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और ये कोई और नहीं जेसन होता है। वो दोनों जेसन से बचकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं जहाँ रोड पे उन्हें एक एम्बुलेंस खड़ी नजर आती है। वो वहां जाते हैं एंड एम्बुलेंस का डोर ओपन करते हैं और एक डेड बॉडी बाहर निकल आती है। सडनली जेसन भी वहां पहुंच जाता है। जेसन को देखकर रेजी की हवा टाइट हो जाती है एंड वो पैम को अकेला छोड़कर जंगल में भाग जाता है। पैम भी वहां से भागकर वापस घर के अंदर आ जाती है। जेसन रेजी के ग्रैंडफादर की बॉडी खिड़की तोड़कर अंदर फेंक देता है। पैम घबरा जाती है एंड दोबारा घर से बाहर निकल जाती है। अचानक वो कीचड़ में फिसल जाती है। जेसन पैम के मसेटे मारने ही वाला होता है तभी रेजी जेसीबी लेकर वहां पहुंच जाता है। रेजी जेसन को ठोक देता है एंड दोनों खड़े होकर जेसन को देखने लगते हैं। तभी जेसन पैम का पाँव पकड़ लेता है लेकिन पैम अपना पाँव छुड़ा लेती है एंड रेजी के साथ वहां से निकल जाती है। वो दोनों एक फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। जेसन भी वहां आ जाता है। तभी पैम एक चेन शो से जेसन के शोल्डर पर हमला करती है। सडनली चेन शो बंद हो जाता है। पैम फिर से चेन शो स्टार्ट करने लगती है लेकिन चेन शो को स्टार्ट ना होता देख पैम चेन शो को जेसन की तरफ फेंक देती है एंड ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। तभी टॉमी भी वहां आ जाता है। जेसन टॉमी को देखकर उसकी तरफ आने लगता है लेकिन टॉमी को लग रहा था ये सिर्फ उसका हेलुसिनेशन है। जेसन मसेटे मारकर उसकी छाती चीर देता है। सडनली टॉमी एक चाकू जेसन की टांग में मारकर ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है एंड जेसन भी उसके पीछे ऊपर जाने लगता है। ऊपर पहुंचने के बाद हर बार की तरह जेसन मसेटे उठाकर पैम के मारने ही वाला होता है। तभी रेजी सुपरमैन की तरह जेसन के ऊपर कूद जाता है जिसकी वजह से जेसन बाहर की तरफ लटक जाता है। जेसन ने रेजी का पाँव पकड़ रखा होता है। तभी टॉमी जेसन का हाथ काट देता है और वो सीधा किलो वाली जाली पर जा गिरता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब हमें जेसन का फेस दिखाया जाता है जो असल में जेसन होता ही नहीं। ये वही मेडिक रॉय है जो जोई की बॉडी लेने आया था लेकिन इसने जेसन बन के लोगों को क्यों मारा। शेरिफ पैम को बताता है असल में वो मेडिक जोई का फादर था एंड अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उसने जेसन के खौफ का सहारा लिया। आगे पैम टॉमी से मिलने के लिए जाती है जहाँ टॉमी एक मसेटे से उसे मार देता है। कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ टॉमी का ख्याली प्लाव था। आगे टॉमी को फिर से जेसन दिखाई देता मगर इस बार टॉमी बिना डरे उसका सामना करता है एंड जेसन का हेलुसिनेशन हवा की तरह वहां से गायब हो जाता है। टॉमी रॉय का हॉकी मास्क निकालकर पहन लेता है एंड पैम के रूम में एंटर होते ही उस पर हमला कर देता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे एंड के सीन में जो दिखाया गया वो सपना है या हकीकत। तो मैं आपको बता दूं पहले स्टूडियो के हिसाब से ये हकीकत थी बिकॉज उन्हें टॉमी अगले पार्ट में जेसन का रोल निभाने के लिए बेस्ट लगा था मगर बाद में ये प्लान चेंज कर दिया गया। आपको ये बात जानकर ज़्यादा हैरानी नहीं होगी कि ऑडियंस ने पिछले पार्ट की तरह इस पार्ट पर भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन दिया था। उसका रीज़न यही है कि मूवी में ओरिजिनल जेसन नहीं दिखाया एंड ऑडियंस इसी होप के साथ थिएटर्स गई थी कि उन्हें उनका वन एंड ओनली बेस्ट किलर जेसन देखने को मिलेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रॉय को जेसन की जगह दिखाने के पीछे का रीज़न भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था। मुझे ये पार्ट इतना भी बुरा नहीं लगा क्योंकि जेसन के आइडियोलॉजी के हिसाब से रॉय ने इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरह से किल्स किए थे। जिस टाइम की ये मूवी थी उस टाइम स्लेशर मूवी देखने के लिए सिर्फ दो ही बातों का क्रश होता था, फर्स्ट मोर देन किल एंड सेकेंड लॉट ऑफ घपाघप। और इस पार्ट में दोनों चीज कूट कूट के भरी थी। नेगेटिव रिएक्शन के बाद भी इस पार्ट ने काफी अच्छी इनकम की थी, इसीलिए स्टूडियो ने इसका नेक्स्ट पार्ट 1 ईयर के अंदर ही रिलीज कर दिया था
एंड गाइस, जेसन लवर्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इसके अगले पार्ट में आपको रियल जेसन देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसके अगले पार्ट का टाइटल ही फ्राइडे द 13 जेसन लिव्स है ना खुशी की बात। अब देखना यही है राइटर ने किस तरह नेक्स्ट पार्ट में जेसन को एंटर कराया होगा। आप ज़्यादा सस्पेंस में ना रहें, इसलिए मैं इसका अगला पार्ट जल्द ही आपके सामने हाजिर कर दूंगा। गाइस, इस पार्ट का MB 300 लाइक रखा गया है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है और आपको ज़रा भी मेरी मेहनत नज़र आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। इजाज़त लेता हूँ, फिर हाजिर होंगे फ्राइडे द 13 का नेक्स्ट पार्ट लेकर। बाय बाय गाइस।